हेलो बच्चों, आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर का लास्ट टॉपिक देखेंगे, वान ऑफ फैक्टर। ओके, तो वान ऑफ जो है एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक फैक्टर दिया था जिसको बोलते हैं फैक्टर आई। तो देखते हैं आखिर उसकी ज़रूरत क्या पड़ी थी। ज़रूरत कुछ ऐसी पड़ी कि मान लीजिए हमारे पास में ये कोई वाटर या कोई भी और सॉल्वेंट है, इसके अंदर हमने मान लीजिए ग्लूकोज को डिजोल्व किया। इसमें मान लीजिए सेम मोलर कॉन्सेंट्रेशन में, जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन इसकी है ग्लूकोज की, उसी ही मोलर कॉन्सेंट्रेशन में NaCl को डिजोल्व किया और उसी ही मोलर कॉन्सेंट्रेशन में हमने मान लीजिए MgCl2 को डिजोल्व किया। ठीक, तीनों की जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है वो सेम है। मान लीजिए कोई ग्लूकोज लिया हुआ है हमने, वो भी 1 मोलर है, जो NaCl लिया है वो भी 1 मोलर है, और जो हमने MgCl2 लिया है वो भी 1 मोलर है। तो अगर आप फॉर्मूला लगाए पाई इज इक्वल टू CRT, पाई इज इक्वल टू CRT, सी सबका सेम है, आर सबके लिए कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर सेम है, तीनों जो है सेम ही टेम्परेचर पे है, तो इस हिसाब से तीनों का ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम ही आना चाहिए। कि ग्लूकोज का भी वही होगा जो कि NaCl का है, और NaCl का वही होगा जो कि MgCl2 का है। तो पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2 इज इक्वल टू पाई 3 होना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या, वॉन ऑफ ने देखा कि जब ग्लूकोज को उन्होंने डिजोल्व किया तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर आ रहा था वो केवल 1 टाइम था, लेकिन जब NaCl में देखा उन्होंने तो NaCl के अंदर जो ऑस्मोटिक प्रेशर निकल के आया वो 2 टाइम्स आया। वो 2 टाइम्स किसके ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर आया, ग्लूकोज के ऑस्मोटिक प्रेशर के। और जब इन्होंने देखा MgCl2 का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम टेम्परेचर और सेम मोलर कॉन्सेंट्रेशन पे, तो वो 3 टाइम्स ऑफ ग्लूकोज निकल के आया। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि जब हम ग्लूकोज को डाल रहे हैं तब जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो हमारा कुछ वैल्यू आ रही होगी, तो NaCl और MgCl2 को भी सेम ही आना चाहिए था, क्योंकि जो तीनों हम सॉल्यूशन ले रहे हैं उन सभी के लिए C सेम है, R भी सेम है, T भी सेम है, तो तीनों का ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम आना चाहिए था। लेकिन हम देख के रहे हैं कि NaCl का डबल आ रहा है और MgCl2 का ट्रिपल आ रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो यहाँ से शुरुआत हुई थी फिर वॉन ऑफ फैक्टर आई की। तो वॉन ऑफ फैक्टर जो होता है आई, ये क्या बताता है हमें, ये बताता है कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जब हम सॉल्यूट को डालेंगे तो वो कितना बढ़ जाएगा या कितना गुना घट जाएगा। कोई भी सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में डालने पर या सॉल्यूशन में डालने पर वो कितने गुना बढ़ जाता है या कितने गुना घट जाता है, वो कहलाता है उसका वॉन ऑफ फैक्टर। तो इसका जो फॉर्मूला होता है आई का वो होता है ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी जो आप एक्सपेरिमेंट करके निकाल रहे हैं, अपॉन में थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी जो आपने फॉर्मूले से निकाली है। हमेशा थ्योरेटिकल में वो वैल्यू लेते हैं जो फॉर्मूले से निकाली जाती है, और ऑब्जर्व में वो ली जाती है जो कि एक्सपेरिमेंट करके निकालते हैं। तो इसको प्रेक्षित बोलते हैं, और इसका आप लोग देख लेना हिंदी में क्या होता है। तो ये है हमारा फॉर्मूला, आई इज इक्वल टू ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन में थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी CP अपॉन में नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। फिर एक फॉर्मूला इसका और है, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, सामान्य अणुभार, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास सामान्य अणुभार, और बटे में एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अब सामान्य अणुभार। ये सब जो होते हैं आई के ही फॉर्मूले हैं। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पर आई को देखते हैं। आई का मतलब क्या है कि कोई भी सॉल्यूट सॉल्यूशन में डाले जाने पर कितना गुना बढ़ रहा है या कितने गुना घट रहा है। तो हम पहले ग्लूकोज के लिए निकालते हैं। तो ग्लूकोज जो होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये है कि जो ग्लूकोज जो होता है किसी सॉल्यूशन में जाने पर ना तो डिसोसिएट होता है, ना तो टूटेगा वो, और ना ही आपस में जुड़ेगा कि 2 मॉलिक्यूल जुड़ गए और उन्होंने 2 मॉलिक्यूल ने जुड़ के एक मॉलिक्यूल की तरह बिहेव कर रहे हैं, या एक ही मॉलिक्यूल अंदर जाकर 2 आयंस में ब्रेक हो गया तो नंबर 2 हो गए। तो ऐसा कुछ नहीं होता इसके अंदर। जितने भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट है वो आयंस में ब्रेक नहीं होते, ना तो डिसोसिएशन होता है उनका और ना ही एसोसिएशन होता है। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट की हम बात कर रहे हैं। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो हमारे इस सॉल्यूशन चैप्टर में न्यूमेरिकल्स में पूछे जा सकते हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो शुगर है, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ये ना तो टूटेगा ना ही जुड़ेगा, ना ही एसोसिएशन ना ही डिसोसिएशन। इसके अलावा ग्लूकोज हो गया,
या फिर फ्रक्टोज हो गया, फ्रक्टोज भी ले सकते हैं, या फिर यूरिया हो गया। तो ये सभी नॉन इलेक्ट्रोलाइट की तरह कंसीडर किए जाते हैं। ओके, तो इनके लिए आई की वैल्यू देखते क्या होगी। आई की वैल्यू लेते कैसे हैं, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, या फिर ऐसा बोल लो ऊपर की तरफ आपको लेना है जो सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स है या नंबर ऑफ पार्टिकल। तो नंबर ऑफ पार्टिकल इन सॉल्यूशन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन, और अपॉन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एडिंग इन द सॉल्यूशन, बिफोर एडिशन। ओके, यानी कि जो सॉल्यूशन हम ले रहे हैं उसको सॉल्यूशन में डालने के बाद कितने पार्टिकल दिख रहे हैं, बटे में जो हमारे पास में शुरू में पार्टिकल थे वो कितने थे। तो मान लीजिए यहाँ पर ग्लूकोज का हमने 1 मोल लिया, ग्लूकोज का 1 मोल लिया, तो वो वैल्यू नीचे आ जाएगी। अब ग्लूकोज जो है सॉल्वेंट में जाने पर या वाटर में जाने पर ये ना तो टूट रहा है ना ही जुड़ रहा है, तो 1 मोल अगर यहाँ पे है तो सॉल्यूशन में भी इसका 1 मोल ही होगा। तो अगर ग्लूकोज के लिए आई की वैल्यू निकाले हम, आई फॉर ग्लूकोज, तो क्या होगा, सॉल्यूशन में 1 मॉलिक्यूल की तरह बिहेव कर रहा है, बटे में 1 ही लिया था, ना तो डिसोसिएशन हुआ ना ही एसोसिएशन, तो इसके लिए वैल्यू कितनी आ गई आई की, 1। तो जितने भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो ना तो डिसोसिएट होते हैं ना ही एसोसिएट, उनके लिए आई की वैल्यू हमेशा 1 रहती है, हमेशा 1 रहेगी। चलिए NaCl की बात कर लेते हैं। तो NaCl जो होता है इलेक्ट्रोलाइट होता है। अभी देखेंगे कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। NaCl देखिए, तो NaCl जो है हमने लिया कितना है, 1 मोल, 1 मॉलिक्यूल, हमने 1 मॉलिक्यूल लिया था, लेकिन सॉल्यूशन में जाने पर जो NaCl है वो हमें पता है कैसे ब्रेक कर जाता है वाटर के अंदर। एक तो ये Na प्लस बना देता है और एक ये Cl माइनस बना देता है। तो लिया तो हमने 1 था, लिया क्या था हमने, 1 था, लेकिन सॉल्यूशन में जाकर ये 2 पार्टिकल दे रहा है, नंबर बढ़ गए। जैसे कोई बड़ी सी हमारे पास लकड़ी है, ओके, तो उसका कोई वेट रहा होगा, मान लीजिए उस लकड़ी का वेट है 200 ग्राम। अब उसको हमने तोड़कर 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो अब लकड़ी के नंबर तो बढ़ गए, हमारे पास में जो स्टिक है वो 2 हो गई, लेकिन उनका जो वजन है वो आधा आधा हो गया, घट गया, वेट घट गया। तो डिसोसिएशन होने से नंबर ऑफ पार्टिकल तो इंक्रीज कर जाते हैं, लेकिन उनका जो मास आता है, जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो घट जाता है। तो यहाँ पे लिया था NaCl का 1, लेकिन सॉल्यूशन में वे 2 बना दिए उसने, तो 1 नीचे नहीं गए, और जो बाद में सॉल्यूशन में मिल रहे हैं वो ऊपर आएगा। तो इसके लिए आई की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो NaCl के लिए आई की वैल्यू 2 होगी। इसलिए यहाँ पर जो ऑस्मोटिक प्रेशर NaCl का आ रहा था 2 टाइम्स आ रहा था ग्लूकोज का। क्यों, क्योंकि इसके लिए आई फैक्टर जो है उसकी वैल्यू 2 होती है। चलिए फिर MgCl2 के देखते हैं कि MgCl2 के लिए कितना आ सकता है। अब MgCl2 जो है ये भी एक इलेक्ट्रोलाइट है, और ये कुछ इस तरह से टूटता है, Mg+2 में और 2 Cl- में। अब लिया तो हमने 1 था, लेकिन सॉल्यूशन में 1 ये बना Mg+2 और 2 ये बने, तो 2 + 1 यानी कि 3। तो 3 मिले हैं हमें सॉल्यूशन के अंदर, 1 लिया था, तो इसके लिए आई की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। ऐसे बोल सकते हो अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐसा है जो पूरी तरह से आयंस में डिसोसिएट हो सकता है, तो उसके लिए जो आई की वैल्यू आएगी वो उसके आयंस की संख्या के बराबर होगी। ओके, चलो तो इलेक्ट्रोलाइट देखते हैं फिर कौन कौन से होते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग वे होते हैं जो 100% आयनाइज हो जाते हैं, आपने 100 मॉलिक्यूल लिए और 100 के 100 सॉल्यूशन में जाकर डिसोसिएट या फिर एसोसिएट हो गए, तो वो क्या कहलाते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और वीक इलेक्ट्रोलाइट वे होते हैं जो 100% आयनाइज नहीं होते, उनका थोड़ा सा पार्ट ही आयनाइज होता है, मान लीजिए 20% हो गया, 30% हो गया या 70% हो गया, कुछ भी हो सकता है। चलिए तो बात करते हैं पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट प्रबल वैद्युत अपघट्य, ये क्या करते हैं, 100% आयनाइज होते हैं, 100% आयनों में टूट जाएंगे, 100% आयनाइजेबल। तो इसके अंदर एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल कौन कौन से हो सकते हैं, सभी स्ट्रॉन्ग एसिड, सभी स्ट्रॉन्ग एसिड एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह कंसीडर किए जाते हैं, जैसे HCl, जैसे HI, जैसे
HNO3 या फिर H2SO4 या फिर H3PO4 या फिर HNO2। तो सभी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे। तो जहां पर भी नजर आ जाए समझ जाना इनका 100% डिसोसिएशन हो रहा है। जब तक क्वेश्चन में दिया हुआ ना हो कि इनकी डिसोसिएशन की मात्रा कितनी है, तब तक हमें 100% ही मान के चलना है। इसके अलावा जितने भी स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं परवल क्षार, वो सब भी किसकी तरह कंसिडर किए जाते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह, जैसे NaOH, जैसे KOH, जैसे रुबिडियम RbOH। ये सब हमारे क्या हैं, परवल क्षार होते हैं। या फिर MgOH होल ट्वाइस या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये सभी कैसे होंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ओके, तो इनके लिए आई की वैल्यू आएगी वो इनके नंबर ऑफ आयंस के बराबर आएंगे। थर्ड, ऑल सॉल्ट्स, माना जाता है सभी जो सॉल्ट होते हैं वो 100% आयनाइज हो जाते हैं, जैसे NaCl, जैसे KCl, जैसे MgCl2, जैसे AlCl3। ओके, या फिर K4FeCl6। ये क्या होता है, ये होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो ये भी आयंस में ब्रेक हो सकता है। ठीक, तो ये थे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। फिर दूसरे आते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट वे होते हैं जो लेस देन 100% डिसोसिएट होते हैं। तो लेस देन 100% डिसोसिएशन, 20% हो जाए, 30% हो जाए, 50 हो जाए, 60 हो जाए, लेकिन होगा 100 से कम ही। तो इसके अंदर क्या क्या आते हैं एग्जाम्पल में, इसके अंदर आ जाएंगे हमारे वीक एसिड्स। वीक एसिड्स, तो वीक एसिड जो हम लोग पढ़ेंगे वो हमें जनरली एग्जाम्पल में मिलता है CH3COOH एसिटिक एसिड। इसके अलावा और भी वीक एसिड होते हैं जैसे HCl, इसको भी वीक एसिड की तरह कंसीडर किया जाता है। फिर दूसरा वीक बेस, तो वीक बेस भी हमारे क्या हो सकते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट जो कि 100% आयनाइज ना हो, जैसे कि NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड या फेरिक हाइड्रोक्साइड। ये सभी क्या कहलाते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके, तो इनका जो आयनाइजेशन होगा वो 100% नहीं होगा। ठीक, चलिए अभी में क्या देखते हैं, अब देखते हैं कि जो फॉर्मूले हैं हमारे उनको मॉडिफाई कैसे करेंगे। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के हमने 4 प्रॉपर्टीज देखी थी और उन सभी में 4 अलग अलग डेफिनेशन थी। तो वे जो फॉर्मूले थे उन सभी फॉर्मूलों में या वे सभी फॉर्मूले सिर्फ नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए वैलिड होते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, उन सब के लिए वो फॉर्मूले अप्लाई होंगे। लेकिन अगर इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट पर वो फॉर्मूले एप्लीकेबल नहीं होते जब तक उनको मॉडिफाई ना किया जाए। तो अगर पहले फॉर्मूले की बात करें RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्या था ये, डेल्टा P अपॉन P0 इज इक्वल टू X ऑफ सोल्यूट या X ऑफ B। ठीक, ऐसे लिखा था हमने। तो ये जो है ये ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए वैलिड है। अगर इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिखना है इसको तो क्या करेंगे, सिंपली I से मल्टीप्लाई। ओके, I से मल्टीप्लाई करके चलना है। दूसरा क्या था हमारे पास में, ऑस्मोटिक प्रेशर OP, इसको दिखाया था हमने पाई इज इक्वल टू CRT। तो ये भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए, अगर इलेक्ट्रोलाइट के लिए बनाना है तो I से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर तीसरा क्या था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो ये फॉर्मूला क्या था, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलैरिटी, तो इसमें भी I की मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर चौथा हमने देखा था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो कितना था, डेल्टा TB इज इक्वल टू I इंटू KB इंटू M। तो सभी फॉर्मूला में I की मल्टीप्लाई कर देनी है। तो अब ये फॉर्मूले हम इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी लगा सकते हैं और नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी। इलेक्ट्रोलाइट के लिए I की वैल्यू 1 है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए I की वैल्यू 1 रहनी है, और जो इलेक्ट्रोलाइट होंगे उनके लिए वैल्यू अलग अलग आएगी। क्या क्या आएगी उसको देखते हैं। चलिए मान लीजिए हमें निकालना है इसके लिए NaCl के लिए,
वॉन हो फैक्टर। तो NaCl जो है कैसे डिवाइड करता है, Na प्लस और Cl माइनस के रूप में। ओके, तो मान लीजिए स्टार्टिंग में आपने इसका 1 लिया था, रिएक्शन शुरू नहीं हुई थी, तो ये 0 0 रहे होंगे। थोड़े टाइम के बाद में टाइम t पर मान लीजिए ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया, इसके सारे के सारे मॉलिक्यूल टूट गए। मान लीजिए इसके 100 लिए थे हमने, तो थोड़े टाइम के बाद में 100 के 100 टूटकर ये बना दिए। अब इसके एक से ये कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं, एक सोडियम आयन और एक क्लोराइड आयन। तो अगर ये 50 होते तो 50 ये बनता और 50 ये बनता, ठीक। और अगर ये 100 है तो 100 ये बनेंगे और 100 ये बनेंगे, तो 100 ये बनेंगे और 100 ये बनेंगे। आई की वैल्यू अगर निकालनी है तो टाइम टी पर कितने हैं हमारे पास में पार्टिकल, 100 प्लस 100 प्लस 0, इसको भी लेके चलेंगे अगर होगा तो 200। लिए कितने थे 100, तो वैल्यू कितनी आई 2। तो NaCl के लिए आई की वैल्यू 2 होगी। ओके, चलिए और देखते हैं MgCl2, ये कैसे टूटेगा। ये अगर कंप्लीटली आयनाइज हो रहा है तो ये Mg+2 और 2Cl- बनाएगा। अब मान लीजिए इसके हमने 100 लिए थे स्टार्टिंग में, तो उस टाइम पर रिएक्शन शुरू नहीं हुई थी तो 0 0 थे। थोड़े टाइम पर या टाइम टी पर इसकी पूरी मात्रा डिसोसिएट हो गई और उसने एक इसका बनाया और एक दो इसके। देखिए इसके एक से ये एक बन रहा है और ये 2 बन रहा है, ये 1 टाइम और ये 2 टाइम। अगर ये 50 होता तो 50 ये बनता और 100 ये बनता, और अगर ये 100 है तो 100 ये बनेगा, 2 टाइम्स 100 का ये बनेगा, तो 100 तो ये होंगे और 2 इंटू 100 ये हो जाएगा। कंप्लीटली आयनाइज हो रहा है तो यहाँ पर 0 रहेगा, कोई भी ये वाला मॉलिक्यूल नहीं बचेगा। तो आई बराबर क्या होता है टाइम टी पर, यानी कि सॉल्यूशन में नंबर ऑफ सॉलिड कितने हैं 200 और 100 300। लिए कितने थे 100, आए कितना 3, तो वॉन्ट ऑफ फैक्टर 3 आएगा इसके लिए। और देखते हैं K4FeCl6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है, और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जो ब्रैकेट वाली चीज होती है वो एक साथ ही डिसोसिएट हो जाती है, अलग अलग डिसोसिएट नहीं होती, और ये अलग रहेगा। लेफ्ट साइड में हमेशा पॉजिटिव होता है, राइट साइड में नेगेटिव। तो ये 4K पॉजिटिव बनाएगा और क्या बनाएगा ये FeCN6। जो चार्ज इस पर है टोटल वो इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा, तो 4 प्लस है यहाँ पे, तो 4 हो गए माइनस। ओके, अब मान लीजिए इसके आपने 100 लिए थे टाइम टी पर, इसके 100 लिए थे 0 पर स्टार्टिंग में, तो जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई थी इनका बनना भी शुरू नहीं हुआ था। थोड़े टाइम के बाद टाइम टी पर इसकी कंप्लीट मात्रा डिसोसिएट हो गई, इसके एक से ये 4 बन रहे हैं और ये 1 बन रहा है, तो इसके 100 से ये हैं कितने बनेंगे 400, और ये कितने बनेंगे 100, क्योंकि 4 टाइम बन रहा है और ये 1 टाइम बन रहा है। यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है तो 1 मान सकते हैं। आई की वैल्यू निकालेंगे 100 प्लस 400 प्लस 0 कितना हो गया 500, अपॉन में ये कितने थे 100, तो फैक्टर कितना आ गया इसके लिए 5। तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड के लिए जो फैक्टर आएगा वो 5 होगा। ओके, ये था डिसोसिएशन का केस, डिसोसिएशन का केस। अब इसमें क्वेश्चन क्या आ जाता है, क्वेश्चन ये आ जाता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग विच हैव हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, किसका हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। एग्जांपल दिया हुआ है NaCl ऑप्शन में, सेकंड दिया हुआ है हमें MgOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस। थर्ड दिया हुआ है, फिर हमें क्या दिया हुआ है थर्ड देखते हैं H3PO4, H3PO4। और फोर्थ दिया हुआ है K4FeCN6। ओके, चलिए, तो ऑस्मोटिक प्रेशर हाई उसका होगा जिसके लिए आई की वैल्यू ज्यादा हो, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला था पाई इक्वल टू आई इंटू सी इंटू आर टी। ओके, तो अगर सभी के मोलर कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो फिर आई की वैल्यू चेक करेंगे। NaCl कैसे टूटेगा, Na प्लस में और Cl माइनस में, तो नंबर ऑफ आयंस कितने दे रहा है ये 2, यही क्या होगी इसकी आई की वैल्यू। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को तोड़ेंगे तो ये Mg+2 बनाएगा और 2 हाइड्रोक्साइड आयन देगा ये, तो यहाँ पर कितना हो गया आई की वैल्यू 1 + 2 3, 3 आयंस दे रहा है। इसको अगर तोड़ेंगे तो 3 प्रोटॉन और 1 फास्फेट, ये 4 3 माइनस, तो 3 + 1 4, तो आई की वैल्यू 4। और ये भी पीछे देखा था हमने कैसे टूट रहा था ये 4K+ और FeCN6 4 माइनस। ओके, तो एक ये 4 ये, तो कितना हो गया 5। तो सबसे ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर किसका हुआ कॉपर फेरोसाइनाइड का। साथ में 4 के 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इसकी ज्यादा होगी, चाहे आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात करो या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या RLVP या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इनको अगर मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखूं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के,
तो सबसे ज़्यादा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 वाले की होगी, फिर उसके बाद ये वाला, थर्ड वाला, फिर सेकेंड वाला, और सबसे लास्ट में फर्स्ट वाला। तो ये हो जाएगा इनका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का ऑर्डर। ओके, चलिए, तो ये तो हमारा डिसोसिएशन का केस। अब देख लेते कि अगर एसोसिएशन हो रहा है तो क्या होगा। यानी हमने मॉलिक्यूल 2 लिए शुरू में, लेकिन सॉल्यूशन में डालने के बाद वो एक मॉलिक्यूल की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो नंबर उनका कम हो गया। नंबर अगर कम हो जाएगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कम हो जाएगी, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वे प्रॉपर्टी है जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती है, ना कि उनकी प्रॉपर्टी। तो नंबर ऑफ सॉल्यूट जितने ज्यादा होंगे सॉल्यूशन के अंदर, उतनी ही ज्यादा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी होगी। चलिए, तो एक एसोसिएशन वाला भी केस देख लेते हैं। एसोसिएशन क्या होगा ये। जैसे मान लीजिए हमने एसिटिक एसिड लिया है, इसको अगर वाटर में डिसोल्व करते हैं तो ये CH3O- और H+ बना देता है, डिसोसिएट हो जाता है। और इसी को अगर किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे बेंजीन में डिसोल्व करते हैं, कोई भी वीक एसिड ले लो, चाहे बेंजोइक एसिड हो, एसिटिक एसिड हो, उसको नॉन पोलर सॉल्वेंट में अगर डिसोल्व करेंगे तो उसके 2 मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे से चिपक जाते हैं, एक दूसरे से चिपक जाएंगे और एक डाइमर बना लेंगे। तो 2 लिए थे, लेकिन बिहेव किसकी तरह कर रहे हैं, सिर्फ एक की तरह। जैसे हमने 2 छोटी छोटी लकड़ी ली, स्टिक ली, उनमें से एक का वेट है 100 ग्राम, दूसरे वाले का भी 100 ग्राम है, दोनों को आपस में चिपका दिया। चिपकाने के बाद में अब जो नंबर ऑफ स्टिक है वो सिर्फ 1 है, पहले 2 थी, लेकिन वेट कितना हो जाएगा पूरी स्टिक का, 100 + 100 200। तो अगर एसोसिएशन हो रहा है तो नंबर ऑफ पार्टिकल घट जाएंगे, 2 से 1 हो गया, लेकिन मास बढ़ जाएगा। यहाँ पर ये अकेला था, यहाँ पर इसने 2 आपस में जुड़ गए तो डाइमर बना लिया, तो मास बढ़ गया इसका। ओके, तो मान लीजिए यहाँ पर जो है 2 थे और ये उस टाइम पर 0 था। टाइम t पर मान लीजिए इसकी पूरी मात्रा इसमें टूट गई या इसमें जुड़ गई, तो ये कितना बना, ये कितना बना, 1। ठीक, तो 2 से 1 बन रहा है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो गए। यहाँ हम 100% डिसोसिएशन मान के चल रहे हैं, 100% एसोसिएशन। तो आई की वैल्यू कितना है, 1, लिए कितने थे, 2, तो कितना आएगा, 0.5। तो डिसोसिएशन के लिए एसोसिएशन के लिए हमेशा आई की वैल्यू 1 से कम होगी, और डिसोसिएशन के लिए आई की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होगी। चलिए, तो फिर फटाफट इसकी टेबल बना लेते हैं और इस टेबल में देखते हैं कि क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा किस किस चीजों पर। तो यहाँ ले लेते हैं डिसोसिएशन, नीचे ले लेते हैं एसोसिएशन। ओके, यहाँ पर हम ले लेते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या रहनी है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके, फिर यहाँ ले लेते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूट के पार्टिकल के नंबर बढ़ेंगे कि घटेंगे। फिर ले लेते हैं उनका मॉलिक्यूलर मास, और यहाँ ले लेते हैं उनकी आई की वैल्यू। ओके, तो इसकी छोटी सी टेबल बना लेते हैं, उससे समझते हैं। चलिए, रट्टा नहीं मारना है इसको, फिर से बता रहा हूं मैं, समझ कर चलना है क्या हो रहा है यहाँ पर। डिसोसिएशन मतलब टूट जाना। जैसे आपने एक बड़ी सी लकड़ी ली, ठीक है, वो टूट गई आधे भाग में, पहले 200 ग्राम की थी मान लीजिए, जब हमने इसको 2 भागों में तोड़ दिया, 2 बराबर भागों में, तो स्टिक के नंबर बढ़ गए, लेकिन जो वेट है वो एक स्टिक का वो 100 ग्राम है, पहले से भी कम हो गया। तो जब डिसोसिएशन होता है तब नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जाएंगे, लेकिन उनका जो वेट है वो घट जाएगा। तो डिसोसिएशन अगर हो रहा है तो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल क्या करेंगे, इंक्रीज कर जाएंगे। ये इंक्रीज कर रहे हैं तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ सॉलिड पर ही डिपेंड करती है, तो ये भी इंक्रीज कर रहे हैं। अब जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखिए यहाँ पर जो नंबर थे वो बढ़ गए, लेकिन जो वेट था वो कम हो गया, 200 से 100 हो गया, तो ये जो प्रॉपर्टी आएगी मॉलिक्यूलर मास वाली वो घट जाएगी। ओके, तो घट जाएगी। तो आई की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही थी, ग्रेटर देन 1। डिसोसिएशन के लिए ग्रेटर देन 1। एसोसिएशन की बात करते हैं, इसी को उल्टा कर दीजिए। 2 छड़ी ली हमने, 100 ग्राम की 2 छड़ी थी, उनको चिपकाकर एक छड़ी बना दी जिसका वेट है 200 ग्राम। तो पहले वेट 100 था, अब वेट बढ़ गया है 200 ग्राम। पहले नंबर 2 थे, अब नंबर कितना है, सिर्फ 1 है। तो नंबर ऑफ सॉलिड घट गए, 2 से 1 बन रहा है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी घट जाएगी।
और अगर ये घट रहा है तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाएगा, 100 से 200 हो गया वो, और आई की वैल्यू 1 से कम आएगी। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके सोल्व हो सकते हैं। ये है हमारी छोटी सी टेबल, इसको ध्यान रखना है, काफी सारे क्वेश्चंस इसी के ऊपर हमें सोल्व करने हैं। ओके, चलिए इसको मिटा देते हैं। अब हम बात करेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि वियोजन की मात्रा, और डिग्री ऑफ एसोसिएशन संयोग संगुणन की मात्रा। संगुणन माने चिपकना, डिसोसिएशन माने टूट जाना। चलिए देखते हैं उसको। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, पहले इसकी बात कर लेते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वियोजन की मात्रा। इसका मतलब क्या है कि 100 मॉलिक्यूल में से कितने मॉलिक्यूल टूट गए, 100 मॉलिक्यूल में से कितने मॉलिक्यूल टूट गए, उसको बोलते हैं इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और इसको दिखाते हैं अल्फा से। चलिए समझते हैं इसको क्या है। मान लीजिए हमारे पास में ये था एसिटिक एसिड, मान लेते चलिए एसिटिक एसिड CH3COO, ठीक। इसको वाटर में अगर डिजोल्व करते हैं तो ये आयनाइज हो जाते हैं, डिसोसिएट, तो CH3CO- बना दिया और H+ बना दिया इसने। ओके, अब मान लेते हैं इसका डिसोसिएशन 70% हो रहा है। चलिए थोड़ा कम ले लेते हैं, मान लीजिए 20% डिसोसिएट हो रहा है। 20% का मतलब है कि इसकी 100 मॉलिक्यूल में से सिर्फ 20 ही टूटेंगे, 20 ही टूटेंगे। देखिए यहाँ पर इसके एक से इसके 2 बन रहे हैं, एक ये और एक ये। अगर इसके 50 होंगे तो ये 50 बनेंगे और ये भी 50 बनेंगे। लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पर, हमने मान लीजिए 100 लिए थे स्टार्टिंग में, तो प्रारंभ में या इनिशियल कंडीशन में 100 लिए थे, उस टाइम पर रिएक्शन शुरू नहीं हुई थी। थोड़े टाइम के बाद में टाइम टी पर मान लेते हैं इसकी 100 में से 50 मात्रा टूट गई, 50 जो है टूट गए, और यहाँ पर क्या है 20% है, तो हम क्या लेके चल रहे हैं 20। 100 में से 20 टूट गए, 100 में से 20 टूट गए, तो इसके एक से ये एक ये बन रहा था और एक ये बन रहा था। अब यहाँ पे टूटे कितने हैं, 20 टूटे हैं, ना कि 100, 20 टूटे हैं। तो 20 टूटे हैं तो 20 ही ये बनेंगे और 20 ही ये बनेंगे। क्यों भाई, नंबर इंक्रीज कर रहा है, नंबर डिसोसिएशन में हमेशा इंक्रीज करता है इसका। तो अगर ये 20 टूट रहे हैं तो 20 ये और 20 ये बनेंगे। मान लो अगर यहाँ पे 40 होता तो 40 ये बनते और 40 ये बनते। ओके, ये है हमारा अल्फा। अल्फा क्या है 20%, या अल्फा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 20% है यानी कि 20/100, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है अल्फा की वैल्यू 0.2%। इसका 0.2% क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है। चलिए अब इसमें आई की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। आई की वैल्यू कैलकुलेट, तो आई की वैल्यू टी टाइम पर या फिर सॉल्यूशन में जाने के बाद नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल कितने हैं, तो 20 + 20। बहुत से बच्चे यहाँ तक लिखकर छोड़ देंगे, इसको तो देखेंगे नहीं। क्यों भाई, तो ये भी तो सॉल्यूट ही है हमारा। हमें क्या लेना है, हमें सॉल्यूशन के अंदर सॉलिड की टोटल मात्रा लेनी है। तो टोटल मात्रा ये भी है, ये भी है, और ये भी तो बचा हुआ है अभी। 100 - 20 कितना बचा, 80। अपॉन में लिए कितने थे 100, कितना हो गया 120, और अपॉन में 100, ये कितना हो गया 1.2। तो 2 से थोड़ा सा कम आ रहा है। अगर यही 100% आयनाइज हो जाता तो एक इसका मिलता और एक इसका मिलता, तो उसके लिए आई की वैल्यू 2 आ जाती। तो आई की वैल्यू 2 से थोड़ी सी कम हो जाएगी, और ये होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, इसके लिए वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ठीक है, चलिए अब इसी में अगर वो दे देता, इसी में मान लीजिए वो 20% ना देकर वो कितना दे देता हमें 40%, तो क्या मतलब था इसका, इसका मतलब ये था कि 100 में से 40 टूट गए हैं और 40 ने मिलकर ये बना लिया, 40 ने मिलकर ये बना लिया। तब आई की वैल्यू कितनी आती है हमारी, 40 + 40 और 100 - 40 कितना 60, तो तब वैल्यू कितनी आती, तो 40 + 40 और प्लस 100 - 40 60, तो कितना हो गया भाई 100 140, तो कितना आ जाता 1.4, तभी कितना था 1.4। ओके, चलिए एक और देख लेते हैं। मान लीजिए हमको ये दिया हुआ है BaCl2, क्या दिया है BaCl2, इसमें वो दे रखा है उसने कि 40% क्या हो रहा है, आयनित हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है। तो ये टूटता कैसे, Ba+2 में 2 क्लोराइड माइनस में। ठीक, इसके एक से ये बन रहा है और एक 2 ये बन रहे हैं, तो इसके एक से 1 टाइम ये बनेगा, 2 टाइम ये बनेगा। ठीक, मान लेते इसके 100 थे, रिएक्शन शुरू नहीं हुई तो 0 0 थे। अब अगर टाइम टी आ गया,
इक्विलिब्रियम आ गया, तो इसके मान लेते हैं 100 में से 40 टूट गए, 100 माइनस 40, तो 40 ये बनेंगे और 2 टाइम्स 40 ये बनेंगे। क्यों भाई, जितना यहाँ से टूटेगा उतना ये बनेगा 1 टाइम और ये 2 टाइम बनेगा। आई की वैल्यू कितनी हुई इसके लिए, आई बराबर सॉल्यूशन में कितने मॉलिक्यूल है इसके, 40 दूनी 80 प्लस 40 और यहाँ पे कितना बचा 100 माइनस 40 60, लिए कितने थे 100, तो कितना हो गया भैया 60 प्लस 40 180 और अपॉन में 100, तो कितना आ गया 1.8। और यही अगर 100% डिसोसिएट होता तो इसी के लिए आई की वैल्यू आ जाती 3। ओके चलिए अब इसका एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं, इसका एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं और देखते हैं क्या आता है। चलिए चाहो तो इस फॉर्मूले से भी लगा कर सकते हो, ये जो मेथड मैंने बताया इससे भी सोल्व कर सकते हो क्वेश्चन। इससे अगर नहीं हो रहा है आपको फॉर्मूला चाहिए तो चलिए फिर फॉर्मूला भी देख लेते हैं कि इसका जो है फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूले को समझना है, उसका रट्टा नहीं मारना है। चलिए समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास में ए था AN, या फिर चलिए उसको मैं बाद में करता हूँ। मान लीजिए एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है, ये टूटा, मान लेते हैं इसकी अल्फा मात्रा जो है वो टूट रही है, तो ये क्या बनाएगा CH3CO- और H+। अब स्टार्टिंग में अगर इनिशियल कंडीशन हो स्टार्टिंग, तो मान लेते इसके 100 थे, ये 0 ये 0। अब टी टाइम पर क्या होता है, जो यहाँ पे मात्रा है वो हम इसमें से माइनस करते हैं, तो 100 माइनस अल्फा, ठीक। और जो यहाँ पर मात्रा ये अल्फा विघटित हुई है उसी को यहाँ पे लिख लेते हैं पिछले लेक्चर में अल्फा अल्फा। जैसे यहाँ पे 40 होता, मान लीजिए 40% दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या करते हैं 100 माइनस 40 और 40 और यहाँ पे भी 40, हमने परसेंटेज की जगह क्या ले लिया अल्फा ले लिया। अब ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है 20 30 40 50 कुछ भी हो सकती है, तो हम यहाँ से आई की वैल्यू निकालते हैं, आई की वैल्यू निकालते हैं। ओके चलिए इसको 100 ना मानकर हम 1 ले लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो आई कितना होगा, ये प्लस ये और प्लस ये, तो अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा अपॉन में 1। सॉल्यूशन के अंदर जितने हैं नंबर ऑफ पार्टिकल और स्टार्टिंग में कितने लिए थे 1, तो कितना हो गया अल्फा प्लस अल्फा, तो अल्फा से एक अल्फा कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा अल्फा प्लस 1। तो आई की वैल्यू क्या आ गई अल्फा प्लस 1। ये किसके लिए हो जाएगा हमारा एसिटिक एसिड के लिए अल्फा की वैल्यू। ओके अल्फा प्लस 1, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है, अल्फा प्लस अल्फा और यहाँ पर माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचा अल्फा प्लस 1। ओके या फिर यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अल्फा बराबर I-1, भाई ऐसे भी लिख सकते हैं। तो चलिए इसका एक प्रॉपर फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं जो बुक में दिया हुआ है। क्या है वो, बुक में कुछ ऐसे दिया हुआ है, ए मॉलिक्यूल था n टाइम्स उसके नंबर थे, जब वो टोटल तो उसने n ऑफ a बना दिया, ठीक। अब स्टार्टिंग में मान लेते हैं इनिशियल कंडीशन ये 1 लिया था हमने, तो ये उस टाइम पर क्या रहा होगा 0 रहा होगा। अब इसकी जो है अल्फा टूट गई, अल्फा मात्रा टूट गई, तो यहाँ पर जो नंबर होगा वही उसका मल्टीप्लाई में चला जाता है। जैसे हम MgCl2 की अगर बात करें तो MgCl2 में क्या हो रहा था, एक तो Mg प्लस 2 बन रहा था और 2Cl माइनस, तो अगर यहाँ पर 100 थे तो और ये टूट गई तो बचे बनेगा क्या, यहाँ पर 100 बनेगा और यहाँ पर 2 टाइम ऑफ 100 बनेगा। या फिर मान लें इसके 100 में से 40 टूटे तो 40 ये बनते और 2 टाइम्स ऑफ 40 ये बनते, तो यानी कि जो यहाँ पे वैल्यू है वो यहाँ पर नंबर जो है उसके साथ मल्टीप्लाई जाएगा। यहाँ पर नंबर 2 होगा तो 2 अल्फा, 3 होगा तो 3 अल्फा, n नंबर है यहाँ पर तो इसको लिखेंगे n अल्फा, n अल्फा। चलिए आई की वैल्यू सॉल्यूशन में जाने पर कितने पार्टिकल है 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा, लिए कितने थे 1। हमें यहाँ से क्या निकालना है अल्फा की वैल्यू, तो क्या करते हैं हम यहाँ से क्या करें, पहले अल्फा को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा कॉमन ले लूंगा मैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस n। ओके अब हम क्या करते हैं इस 1 को इधर ले आते हैं, तो आई माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस अल्फा और 1 माइनस n, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ओके चलो इसको थोड़ा सा सोल्व करने की कोशिश करते हैं थोड़ा इजी वे में। चलिए देखते हैं 1 माइनस अल्फा और प्लस n अल्फा। ओके या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। ओके तो मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसा काम करता हूँ, यहाँ पर उठाकर 1 को ले आते हैं और अल्फा को उधर ही रहने देते क्योंकि हमको अल्फा चाहिए, अल्फा हमें चाहिए।
इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ I इज इक्वल टू 1 और प्लस एन अल्फा माइनस अल्फा। ओके, अब सही है, ठीक है। 1 को मैं धर ले आता हूँ तो क्या हो जाएगा, I माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर n माइनस 1 हो जाएगा। तो ये अल्फा कितना हो गया, तो अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1 अपॉन में n माइनस 1। तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला। ओके, चलिए देखते हैं इसको अप्लाई कैसे करेंगे, इसको अप्लाई कैसे करना है। मान लीजिए एसिटिक एसिड दिया हुआ है, एसिटिक एसिड, उसको बोल रखा है कि वो 40% डिसोसिएट हो रहा है। एसिटिक एसिड क्या हो रहा है, 40% डिसोसिएट हो रहा है। ये अल्फा की वैल्यू है, इसको पहले पॉइंट में बदल लो तो 40/100 कितना हो गया, 0.4। अल्फा की वैल्यू आ गई। नंबर ऑफ आयंस कितने दे रहा है, एक ही और एक ही, तो एन की वैल्यू कितना हो गई, 2। एन क्या है, नंबर ऑफ आयंस कितने दे रहा है, तो एन बराबर हो गया 2। चलिए, तो यहाँ से हमें आई की वैल्यू निकालनी है कि आई की वैल्यू हमारी क्या होगी। चलिए कैलकुलेट करते हैं इसको। तो अल्फा कितना है हमारा, अल्फा है 0.4, तो I माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, या फिर 0.4 इज इक्वल टू I माइनस 1 अपॉन 1 बचेगा यहाँ पर, तो ऐसे लिख सकता है -1 इज इक्वल टू 0.4, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1.4। ओके, और वो दूसरे मेथड से निकालोगे तो वो भी सेम ही आएगा। तो दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। चलिए, तो ये तो हो गया हमारा किसके लिए, डिसोसिएशन के लिए। तो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, तो जिसमें बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। बीएससी फाइनल ईयर में पूछा गया है वो क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, ये है AX और BY, ये कुछ इस तरह से टूट रहे हैं, XA पॉजिटिव और YB नेगेटिव। तो इसमें वो पूछ रहा है कि अल्फा और I के बीच में रिलेशनशिप क्या होगा। देखिए, जब टाइम 0 था उस टाइम पर मान लेते इसका 1 था, इसका 0 और इसका भी 0, ठीक। टाइम T पर क्या होगा, इसकी कुछ मात्रा डिसोसिएट हो जाएगी, मान लीजिए अल्फा हो गई। तो अब जो यहाँ पे नंबर होता है वो अल्फा के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो एक्स अल्फा और वाई अल्फा। आई की वैल्यू निकालेंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल इन सॉल्यूशन कितने हैं, 1 माइनस अल्फा प्लस एक्स अल्फा और प्लस वाई अल्फा। तो ये आ जाएगा इनके बीच में रिलेशनशिप। ओके, इजी। चलिए लास्ट देख लेते हैं, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। डिग्री ऑफ एसोसिएशन यानी संगुणन की मात्रा। संगुणन का मतलब होता है जुड़ जाना। मॉलिक्यूल 2 लिए सॉल्यूशन में जाकर 1 बन गया, या 100 लिए सॉल्यूशन में जाकर 50 बन गए, ऐसे भी हो सकता है 3 ले लो सॉल्यूशन में जाकर 1 ही बन जाए, ट्राइमर बना ले। चलिए, तो अब देखते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो इसको किसी किसी बुक में अल्फा भी दिखाते हैं, किसी किसी बुक में बीटा भी दिखाते हैं। क्या मतलब है कि 100 में से कितने मॉलिक्यूल एसोसिएट हो गए, उसको बोलते हैं इसका बीटा। जैसे मान लीजिए CH3COOH, इसको लिया था हमने, ठीक। यहाँ पर मान लीजिए 2 लिए थे, इसके 2 लिए थे, तो यहाँ पर CH3COH वाइस ऐसे। ये जो होते हैं बेंजीन के अंदर जाकर या किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट में डाइमराइज हो जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा आपस में चिपक जाते हैं। तो T टाइम पर जब T बराबर 0 था तो इसके हमने कितने लिए थे, 2, और ये कितना था, 0। थोड़े टाइम के बाद में टाइम T पर इसकी जो है मात्रा सारी विघटित हो गई, मान लेते हैं ये 0 बचा, तो ये कितना बचा है, 1। इसके 2 से कितना बन रहा है, इसके 2 से 1 बन रहा है, इसके 2 से ये कितना बन रहा है, 1 बन रहा है। अगर ये 100 होता तो ये 50 बनता, और अगर ये 50 होता तो ये 25 बनता। तो मान लीजिए यहाँ पर अपनी तरफ से कोई कंडीशन हम लेके चलते हैं कि जैसे अगर ये यहाँ पर 100 होता तो यहाँ पर ये कितना बनता, 100/2 क्यूब है। और अगर ये यहाँ पर 40 होता तो यहाँ पे कितना बनता, 40/2 क्यूब है। जो यहाँ पे नंबर आ रहा है वो नीचे चला जाएगा, और जो इसका डिसोसिएशन हो रहा है वो यहाँ पर चला जाएगा। या फिर चलिए ऐसा समझिए, इसको ऐसा समझिए कि 100 थे और 100 में से 100 लिए थे और 100 में से 40 टूट गए, 100 में से 40 टूट गए। तो 40 टूट गए तो कितने बने उससे, इसके 2 से 1 बन रहा है, तो 40 से कितने बनेंगे, 40/2 यानी कि 20। और एक कंडीशन ऐसे मान लो कि जहां पर 3A दे रखा है और उससे आगे चल के क्या बन रहा है, A3। ओके, 3 टाइम्स स्क्वायर हो गया। तो इसमें मान लेते हैं कि इसके जो है हमारे पास में कितने थे, 100 थे, 100 में से 30 टूट गए, तो 30 टूट गए तो यहाँ पर बने कितने, 30/3
यानी कि 10, क्योंकि 1/3 हो गया है, पहले वाले का 1/3 हो गया है। तो यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू होगी, ये वाली वैल्यू, वो ऊपर जाएगी न्यूमरेटर में, और जो हमारे पास में यहाँ नंबर है वो किस में जाएगा, डिनोमिनेटर में। ठीक है, चलिए तो इसी के आधार पर अपना फॉर्मूला डिराइव करते हैं। चलिए, रट्टा नहीं मारना है, समझना है। चलिए, मान लीजिए NA था और उसने जुड़कर क्या बना दिया, A ऑफ N बना दिया। ठीक, तो टाइम बराबर 0 पर मान लेते हैं इसके 1 थे और ये 0 था। अब टाइम बराबर T आ गया, तो मान लेते हैं इसकी अल्फा मात्रा या बीटा मात्रा संगुणित हो गई या जुड़ गई। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा था, 40 अगर टूट रही थी तो यहाँ पे 40/2 आ रहा था। 40 क्या है यहाँ पर जो मात्रा है, 2 क्या है जो यहाँ पे नंबर है। तो यानी कि यहाँ पर जो नंबर होगा वो नीचे जाएगा और जो यहाँ पे संख्या होगी वो ऊपर आएगी। तो यहाँ पे संख्या कौन सी है, बीटा। नंबर कौन सा है ये, नीचे n। यहाँ पे से लिख सकते हैं बीटा बाई n। ठीक, अब आई क्या कहता है, आई इज इक्वल टू ये प्लस, तो 1 माइनस बीटा प्लस बीटा बाई n। इसको ऐसे लिख लेते हैं आई माइनस 1। ओके, और इसको ऐसे लिख लेते हैं बीटा बाई n माइनस बीटा। तो आई माइनस 1 इज इक्वल टू बीटा कॉमन ले लेंगे तो 1/n माइनस 1 ये हो जाएगा। हमें बीटा निकालना है, तो बीटा इज इक्वल टू आई माइनस 1 और अपॉन में 1/n माइनस 1। तो ये हो जाएगा डिग्री ऑफ एसोसिएशन का फॉर्मूला। ठीक है, तो इसका एक न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं फटाफट। न्यूमेरिकल क्या है कि जो एसिटिक एसिड है वो 40% क्या हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है इसका। 40% बेंजीन के अंदर एसोसिएशन हो रहा है। तो आई की वैल्यू बताइए क्या होगी। ओके, चलिए करते हैं। एसिटिक एसिड को कैसे तोड़ेंगे, CH3 CO माइनस में और H+ में। कितने आयंस दे रहा है, 2 आयंस। तो n की वैल्यू कितनी हुई, 2 हुई। ये जो बीटा दे रखा है इसको हम पॉइंट में बदलेंगे तो 40/100 कितना, 0.4। आई निकालना है हमें, तो यहाँ पे क्या था हमारा बीटा, बीटा कितना है 0.4 और आई माइनस 1 ये आई निकालना है। अपॉन में 1/n माइनस 1 यानी कि 1/2। ओके सॉरी, यहाँ पर तो एसोसिएशन होगा, सॉरी यहाँ पर एसोसिएशन होगा तो CH3COOH। ओके, तो 2 जो है इसके जुड़ गए। ठीक है, तो n की जो वैल्यू हमारी वो यहाँ पे कितनी है, 2 है। तो इसलिए यहाँ पर नीचे 2 और -1। उसको ऐसे लिख सकते हैं 0.4 इज इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन में 2 ऊपर जाएगा तो 2 - 1 यानी कि 1/2 कितना, 1/2 और ये 2 सबसे ऊपर चला जाएगा तो 0.4 बराबर 2i माइनस 2। तो 2i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2.4 और i इज इक्वल टू कितना आएगा, 2.4 अपॉन में 2 यानी कि 1.2। कुछ गड़बड़ हो रही है, इस तरह से क्वेश्चन नहीं होगा ये, क्योंकि जो आई की वैल्यू है वो कैसी आती है, कम आती है 1 से। अगर एसोसिएशन हो रहा है तो कुछ गड़बड़ जरूर हो रही है। गड़बड़ कहाँ हो रही है उसको देखते चलिए। एसिटिक एसिड जो था वो क्या बना रहा था, इस तरह से CH3COH ऑल ट्वाइस, इस तरह से एसोसिएशन होगा। ठीक, इसके 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए। ओके, तो ये n क्या है हमारा, n ये है जो यहाँ पे नंबर है, तो यहाँ पे नंबर कितना है, 2 है और ये 1 माइनस बीटा हो गया। हमें आई की वैल्यू निकालनी है, तो बीटा क्या था हमारा, बीटा था हमारा 0.4, बीटा क्या था 0.4 और आई माइनस 1। कैलकुलेशन तो ठीक है, हमें बीटा यहाँ से कॉमन ले लिया तो 1/n माइनस 1। यहाँ से हमने क्या करा, 1 को इधर लिया तो आई माइनस 1 हो गया, इसको हमने उधर भेज दिया था तो ये माइनस बीटा हो गया, 1/n आई माइनस 1 और 1/n माइनस 1। फॉर्मूला में एक बार चेक कर लेता हूँ हमारा फॉर्मूला सही है कि नहीं। आई माइनस 1 और अपॉन में ये हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं इसको। तो 1/n, तो 1/n जो है हमारा, n की वैल्यू क्या थी हमारी, ये वाली थी जो हमें यहाँ पे दी हुई थी। ओके, 1/2 आधा हो रहा है यहाँ पर, n की वैल्यू जो यहाँ पे घट गई है। n यहाँ पर ये था तो हमारे 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए और उन्होंने क्या बना दिया, ये 2 बना दिया। तो अगर मैं यहाँ पर 2 मान के चल रहा था तो हो क्या रहा था यहाँ पे, सॉरी हाँ आप सही है, ठीक, कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दी थी, सॉरी। तो आई माइनस 1 अपॉन में 2 × 1 और 1 - 2 माइनस के 1/2। ये 2 फिर ऊपर जाएगा
तो 0.4 इज इक्वल टू 0.2 का इसका ऊपर भेज देते हैं, तो -2y और ये प्लस हो जाएगा 2। ओके, तो 2 इधर जाएगा, तो -2y इज इक्वल टू -2 प्लस 0.4। ओके, तो 2 में से 0.4 को हम माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 1.6। यहाँ पे है -2y, माइनस से माइनस कैंसिल, तो आई बराबर 1.6 अपॉन 2 यानी कि 0.8। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये इसको अच्छे से रिवीजन करना है, एक एक कॉन्सेप्ट को समझ के चलना है। इसमें जो भी न्यूमेरिकल्स थे वो मैंने लगभग करवा दिए हैं। फिर भी इसमें अगर कोई न्यूमेरिकल बचता है या फिर क्वेश्चन बचता है न्यूमेरिकल का, तो वो मैं अगले लेक्चर में कवर करवा दूंगा। तो हमारा सॉल्यूशन का चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। तो फिर मिलेंगे अगले नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।